मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम आज अपने कॉन्क्लेव का पहला सेशन एक ऐसे जिंदा दिल खुश मिजाज युवा मंत्री के साथ शुरू कर रहे हैं जिन्हें ऑफ कोर्स आपने उन्हें अपने बहुत जिम्मेदारी वाले मंत्रालय संभालते देखा, लेकिन उसके अलावा इन्हें बड़े झूमते गाते नाचते सोशल मीडिया पे इनके बहुत कंटेंट ऐसे वायरल होते हैं. ही इज सच अ गुड mix of fun and work. So I'm very happy to start the day with you, किरण रिजिजू सर, और आपका स्वागत है एबीपी के मंच पर. अब शुरुआत आपको बधाई देकर करूं. आपके नए नितिन नवीन अध्यक्ष जी आ रहे हैं और उसकी वजह से हमें कॉन्क्लेव पहले शुरू करना पड़ा क्योंकि आपको उनके शपथ ग्रहण के लिए जाना है. किरण सर, आपका समय नहीं लूंगी, मुझे पता है हाउ टाइट यू आर ऑन टाइम, बट मुझे बताइए, इनके साथ सबसे युवा, और आज युवा कॉन्क्लेव है, सबसे युवा आपके अध्यक्ष आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड. एक नवीन शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए देखते हैं आप ये. जी धन्यवाद. सबसे पहले तो एवीपी न्यूज़ ग्रुप के जो युवा के नाम में सम्मेलन किया है इसके लिए बधाई हो. वैसे तो हम लोगों के लिए खुशी का पल है कि नया अध्यक्ष, वो भी 45 वर्ष के, इतना बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनना, ये अपने आप में एक मिसाल भी है. और ये पहली बार नहीं है जो हमारा पार्टी का पहला अवतार में भी अटल बिहारी वाजपेयी 1968 में जब अध्यक्ष बने थे तो वो 43 इयर्स के थे. तो जो जर्नी देखेंगे तो हमारा ऐसा ही है. अमित शाह जी जब प्रेसिडेंट बने तो वो 49 इयर्स के थे. जी, युवाओं पे बहुत भरोसा होता है आप लोग को. पार्टी तो युवा का ताकत से ही तो पार्टी आगे बढ़ता है. हमारा तो कोई परिवार पार्टी तो है नहीं कि जवान हो बूढ़ा वही अध्यक्ष बनते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं. हमारे यहाँ नए नए पीढ़ी आते रहते हैं, फिर नए जिम्मेदारी सबको मिलते हैं. तो अभी निर्विरोध चुने गए हैं तो आज उसका फॉर्मल डिक्लेरेशन अभी होंगे जी 10:30 को, जिसके लिए आपको जाना है. लेकिन ईमानदारी से एक बात बताइएगा किरण रिजिजू जी, जब ये नाम उनका अनाउंस हुआ उसके पहले पता था कौन है ये पार्टी में? कुछ जानकारी थी इनके बारे में कि कौन है नितिन नवीन जी? देखिए पार्टी में बहुत पहले तो पता नहीं होता है कौन अध्यक्ष बनेंगे. नहीं, पर ये हैं कौन पार्टी में, इसकी जानकारी थी या ढूंढना पड़ा आपको? 5 बार विधायक चुने गए हैं और मंत्री अभी सेकंड टर्म मिनिस्टर है बिहार में. हमारे पार्टी में तो इस तरह के कई लोग हैं जो कई सालों से काम करते हैं. लेकिन एक जब जोन पार्टी लीडरशिप देखते हैं कि इतने से इतने साल में से हमारा अगले जनरेशन का नेतृत्व देना है, तो उस जोन में कई लोग आते हैं, तो उसमें से किसी के नाम पे जीरो इन हो जाता है. तो हम लोग भी कंसल्टेशन प्रोसेस में तो रहता है, लेकिन निर्णय तो आखिर नेतृत्व लेवल में ही होते हैं. तो इसलिए हम लोग अंदाजा था कोई युवा अच्छा देख करके आएंगे. लेकिन ये तो सरप्राइज है जब नितिन जी का नाम चुने गए. लेकिन अच्छा है कि इतना समर्पित कार्यकर्ता, बहुत डिसिप्लिन और बहुत कमिटेड पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, तो अध्यक्ष बनेंगे तो ये मिसाल है. सर ऐसा है कि जो लोग दावा करते हैं कि आपके पार्टी को बखूबी जानते हैं, इनसाइड आउट जानते हैं, वो भी अनाउंसमेंट के बाद ढूंढ रहे थे कि भाई कौन है नितिन नवीन, जरा बताओ. तो ये हाल चाल है, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे मैं सवाल कि पार्टी जब इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स नाम लेकर आती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या मंशा होती है, क्या दिमाग में चलता है, कैसे उठाते हैं? देखिए हमारा पार्टी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत व्यापक है, एलोबरेट है. जैसे जो पार्लियामेंट्री पार्टी की ओर से 10% साइन करके देना पड़ता है, तो मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी से लेकर के हम 20 लोग ने साइन किए जी. तो जब साइन करता तो ऐसा नहीं है, वो भी सिस्टेमेटिक नंबर के साथ. और फिर कल हम लोग ने जब नॉमिनेशन पेशकश किया तो भी बारीकी से चेक करना, एक भी मिस्टेक ना हो, कोई रिजेक्ट ना हो जाए. क्योंकि ऐसा नहीं कि इंटरनल पार्टी है चलेगा जैसे भी, ऐसा तो हमारा पार्टी में होते ही नहीं है. इसलिए प्रधानमंत्री जी का सिग्नेचर से लेकर के हम लोग जो 20 लोगों ने साइन किया, तो पार्लियामेंट्री पार्टी की ओर से एक एक सिग्नेचर नंबर सब टैली करके हम लोग सबमिट करते हैं. फिर हर स्टेट का प्रतिमंडल आते हैं, स्टेट से जो अध्यक्ष होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और उस स्टेट से जो सीनियर लीडर होते हैं. तो ये इंटेंसिव
प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ घोषणा सिर्फ नहीं होता ये है। इंटेंसिव प्रक्रिया तो आपने बता दी, नॉमिनेशन वगैरह वगैरह। मैं पूछ रही हूँ ये नाम तक पहुंचे कैसे आप? अरे इतना पार्टी का सिस्टम है, अगर इतना खुला बहस करके ही पार्टी चुनेंगे अध्यक्ष, ऐसे तो नहीं होता ना। उसका इंटरनल मैकेनिज्म होता है, फिर उसके बाद में नॉमिनेशन होते हैं। वो तो चुनाव में भी ऐसे ही होते हैं। इच्छा तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन किसी को कोई जिम्मेदारी मिलने का एक प्रोसेस युवा होता के है। लिस्ट में तो आप भी हैं। मैं इतना युवा नहीं हूँ जितना दिखता है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको ये पूछ लूं कि बड़े सार्वजनिक तरीके से राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों आपको अपने घर पे इनवाइट किया था उनका जिम यूज करने के लिए, गए आप? नहीं, वो तो मजाक मजाक में राहुल गांधी जी को मैंने बोला कि आप विंटर में भी वो जैकेट वगैरह नहीं पहन के टी शर्ट में घूमते रहते हैं। मैंने मजाक किया उसको कि आपको ठंड नहीं लगता है क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो। मैंने कहा कि मैं तो ये करता नहीं हूँ, मैं नॉर्मल करता हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि उनके घर में जिम है, मिलके चल हम दोनों एक साथ एक्सरसाइज करेंगे कल से। मैंने कहा कि मुझे डर लगता है, मैं आपका घर नहीं जाऊँगा। मजाक से ऐसे किया, वो कोई ऐसे बहुत सीरियस नहीं है। लेकिन अदरवाइज भी जिंदगी में देश के लिए, समाज के लिए सेवा करते करते मैं थोड़ा सा फुर्तीलापन, प्लेजेंट लाइफ होना चाहिए लोगों को। जिंदगी जीने का अंदाज, आदत और जो तरीका है उसमें से हल्कापन होना चाहिए। नहीं तो गंभीरता से जिएंगे, भारीपन होगा, आपका जिंदगी में बहुत बोझ आएगा। मेक योर लाइफ लाइट एंड हैप्पी। यू हैव टू लिव with full of activities, event driven, do lots of things which make you and people surrounding happy. You take a lot of time out over the तभी weekends तो to do मैं this. तभी तो इस उम्र में भी मैं अभी ठीक ठाक हूँ। इस उम्र की क्या बार बार बात कर रहे हैं? नहीं, आप पूछना मुझे चाहिए क्या, क्या उम्र है आपकी? आप मुझे युवा बोला, इसलिए मैंने कहा कि आप युवा के कैटेगरी में नहीं आते हैं सर। युवा दिल से होता है। युवा दिल से तो युवा हैं ही आप, इतना नाचते झूमते हैं आप सर। पर क्यों राहुल गांधी के घर चले जाते तो परेशानी हो जाती क्या? नहीं, परेशानी का किस चीज का कारण तो है नहीं। क्यों होगा बताइए? तो फिर आप जा सकते थे, you नहीं, could have जा taken सकते up the थे, invite. लेकिन अब मजाक एक हद तक है। अब आप सोचिए, संसदीय कार्य मंत्री हर सुबह एक्सरसाइज करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का घर जाते रहेंगे, फिर वो एक हद पार हो जाएगा, अति हो जाएगा वो। अति हो जाएगा। अब सर अनदर सेशन अब आ रहा है। बजट सेशन 2 पार्ट में लंबा सेशन होगा जी। चुनौती आपके लिए एक बार फिर, आपको पता है विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी। समझना चाहती हूं सर कि कुछ इस बार प्लान ऑफ एक्शन है या फिर वही होगा, आप बॉयकॉट करने देंगे विपक्ष को, वैसे ही कुछ भी नहीं चलेगा, खराब करेंगे सेशन जैसा करते आए हैं? देखिए, ये बजट सेशन तो बहुत ही फोकस्ड और डेडिकेटेड सेशन है। स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि 28 को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, दोनों सदन को एड्रेस करेंगे। फिर हम 1 तारीख को हम संडे को बजट पेश करेंगे। तो उसके बाद पहले तो राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा होगा, फिर एंटायर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन बजट पे ही सीमित रहेगा जी। तो अगर कोई बहुत ही अर्जेंट बिल्स आ गया या कोई अर्जेंट बिजनेस आ गया तो अलग बात है। अदरवाइज तो हम पहला जो पार्ट है वो बजट पे ही सीमित रहेगा। मेरा सिर्फ अपोजिशन पार्टी से इतना ही रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से, आपके एबीपी न्यूज़ के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, बजट सेशन को हम वित्तीय मामले में इस देश का इकोनॉमी, फाइनेंशियल मैटर पे ही हम समर्पित करें। हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। हंगामा करने से सदन का भी समय खराब होता है, देश के सामने में भी हम अच्छा नतीजा पेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाउस चलेगा, डिबेट डिस्कशन होगा तो सबको अच्छा लगता है। हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इतना चर्चित है दुनिया में। अभी अभी कॉमनवेल्थ 54 नेशंस का स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ, कितना तारीफ करके गया है। प्राइम मिनिस्टर का स्पीच को सबने तारीफ किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इंस्पायरिंग लीडर है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, विश्व के लिए। तो जब दुनिया हमारे ऊपर में इतना भरोसा जताते हैं तो हम सदन में इतना हंगामा करके कोई फायदा नहीं है। और देखिए, हम लोग तो मेजोरिटी में है, सरकार में है, तो जब चाहे अगर हम लोग बिल पास करेंगे बिना चर्चा का
तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी बिल बिना डिस्कशन के पास हो। लेकिन जब अपोजिशन हंगामा करते हैं, नीचे वेल पे आ जाते हैं और कागज़ फाड़ के फेंकते हैं या बिना मतलब से माइक के सामने आ जाता है, तो हमको मजबूरन बिना चर्चा का पास करना पड़ता है। देश तो चलाना है, ऐसे नौबत नहीं आना चाहिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आप हैं, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, देखिए संसद को चलाने के लिए सर हर मिनट 2.5 लाख रुपए, एवरी मिनट 2.5 लाख रुपीस जाता है, और आप देखते हैं सेशंस आफ्टर सेशंस कितना वॉश आउट होता है। मेरा सवाल आपसे, जैसे इस बार आप ये बिल आने वाला है, उम्मीद एक्ट वक्फ अमेंडमेंट वाला, उसके ऊपर भी चर्चा होगी, हंगामा फिर होगा। मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि क्यों आप लोग फ्लोर मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्यों आप लोग एक साथ नहीं ला पाते हैं सबको, ये सहमति क्यों नहीं बन पाती है, हर बार ये तमाशा क्यों होता है? देखिए, ये तो बहुत गंभीर सवाल है। जो लाखों रुपया पर मिनट खर्चा होता है वो तो ठीक है, पैसे के मामले से तो ठीक है, मगर उसके आगे सोचे ना, समय का कीमत आप तय नहीं कर सकते हैं। तो पर देश का समय, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का जो वक्त है वो बर्बाद हो रहा है। वो तो मैं समझता हूं कि जो आप पार्लियामेंट इतना बड़ा संस्था को चलाने में जो पैसे लगता है, उससे भी कई अधिक तो देश का समय बर्बाद होता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा तरफ से कोई कमी नहीं है। देखिए, कल भी फिर मैंने एक पत्र लिखा और किसको लिखा? सारा अपोजिशन लीडर्स को, नहीं, रूलिंग अपोजिशन सबको। एक परंपरा है, कन्वेंशन है, और 28 को बजट सेशन शुरू होगा, 27 को हम 11 बजे ऑल पार्टी फिर मिलने वाले हैं। हम तो उसमें भी कहते हैं कि आप जो भी बात रखना है रखिए, हंगामा मत कीजिए। और ये अगर धारणा जाता है कि हमने बात नहीं किया, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हर सेशन से पहले मैं सबसे बात करता हूँ, और इवन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का घर में तो मैं जाता हूँ, वो सीनियर है उम्र में, तो हमारा डबल उम्र है वो, तो उनके घर में खुद जाता हूँ, उसको मैं नहीं बुलाता हूँ, एक रेस्पेक्ट दे करके मैं जाता हूँ। राहुल गांधी जी से भी लगातार मेरा फ़ोन में बात होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर हो। बाकी अपोजिशन लीडर आप सबसे तो पूछिए, मना क्यों आप नहीं पाते हैं, कहाँ फेल हो जाते हैं? अरे किरण वो रिजिजू बच्चे जी, थोड़ी है मैं जबरदस्ती मनाऊंगा। मेरा काम जितना कहने का मैं कह सकता हूँ, अगर मानता ही नहीं है तो मैं क्या करूं बताइए। ऐसा इतने नहीं होता। सारे युवा यहाँ आपके सामने बैठे हैं सर, मैं आपको बताऊं, पहले जब शुरुआत में पहले 2 दशक में हमारे देश में पार्लियामेंट 120 दिन तक चलता था, अब वो कम होकर उस लगभग समय 70 दिन हो समय गया। अपोजिशन जिम्मेदारी से अपना काम करते थे। आजकल अपोजिशन पार्टी जिम्मेदारी से बिल्कुल काम नहीं गैर करते। जिम्मेदाराना है ये ऑपोजिशन, देखिए, टोटली। मैं आपको अंदर का बात ये बताता बच्चे हूँ। हाँ बोलिए, आप बोलिए। कांग्रेस पार्टी से भी कई एमपीस है इस वक्त, 99 एमपीस है कांग्रेस पार्टी का। कई लोग फर्स्ट टाइम चुन के आया है, वो मुझे आके बताते हैं कि डिबेट का टाइम बढ़ाइए, हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हाँ। अच्छा सब्जेक्ट पे तो बोलना चाहते हैं, सब तैयारी करके आते हैं। हाँ। लेकिन ऊपर से उनका नेता बोलता है कि सदन चलने मत दो, हंगामा करो, तो वो उनके लीडर के सामने में बोल नहीं पाते हैं, दुख मेरे सामने में जताते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि राहुल गांधी जी अगर भाषण ठीक से नहीं कर पाता है तो उनके पार्टी में कई ऐसा एमपीस है जो अच्छा बोल सकते हैं, उनको तो मौका देना तो चाहिए। क्यों नहीं देते हैं राहुल गांधी जी मौका? क्या हो रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं राहुल गांधी जी? उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि उनके अलावा बाकी लोग को भी बोलने से उनका कुर्सी का खतरा नहीं है। कुर्सी को, आपको लग रहा है कि कुर्सी को खतरा है इसलिए बाकी को नहीं बोलने देते वो? पता नहीं, वो तो मुझे कारण नहीं मालूम, लेकिन सदन नहीं चलने से कांग्रेस पार्टी का ही सबसे ज्यादा नुकसान है। हाँ। मैंने कई बार ये बोल चुके हैं कि पार्लियामेंट सरकार अपना काम करते हैं, मगर इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन पार्टी to take out all their feelings and their points, everything on the floor of the house. Yeah. अगर पार्लियामेंट में नहीं बोलेंगे, सरकार तो चलते रहेगा, अपोजिशन कहाँ बोलेंगे? तो पार्लियामेंट में नहीं बोलते हैं तो फिर ठीक नहीं है, फिर बोलता है कि बोलने नहीं दिया जाता है। ये तो गलत इल्ज़ाम है। हमारा मनसा बिल्कुल साफ है कि हम जितना समय चाहते हैं, आपने देखा होगा, रिकॉर्ड देख लीजिए जी सर। कभी कभी एक बिल पे 6 आवर्स का चर्चा का टाइम फिक्स करता है, हम 3 घंटे 4 घंटे तक भी बढ़ाते हैं। जी। स्पीकर को, चेयरमैन को मैं खुद
बोलता हूँ कि और एमपी बोलना चाहते हैं, इसको समय बढ़ा सकते हैं। मैं खुद पहल करता हूँ और समय बढ़ाते हैं। हम तो रात को 2-3 बजे तक जी। डिबेट कराते हैं। उस दिन देखिए सुबह 4 बजे तक हमने सदन चलाया। जिस दिन कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ गठबंधन के लोग हमारा साथ चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं तो हम सुबह तक बहस करते हैं। मैं तो घर आते आते 5 बज गया। तो हम सोते भी 2 घंटे हैं। तो इसलिए देखिए सेशन के समय में हम लोग इतना समय देता है हाँ। देश के लिए, समाज के लिए, सिस्टम के मुताबिक, और ये लोग आराम से कागज फाड़ के फेंक देंगे और हंगामा करेंगे तो ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये सवाल तो मुझे विपक्ष से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये युवा कॉन्क्लेव है सर, कुछ गंभीर सवाल भी आपसे पूछ लिए जाएं। आई वाज लुकिंग एट द डेटा जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का है। आप यूथ मंत्री भी रह चुके हैं इन द पास्ट। सर देखिए, युवा की बात होती है तो एम्प्लॉयमेंट की बात सबसे पहले आती है। मैं ये मानूंगी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आज 2025 का डेटा है, उस डेटा के हिसाब से सर आज भी 2.8 करोड़ एजुकेटेड यूथ हु आर एक्टिवली सीकिंग जॉब्स डोंट हैव जॉब्स इन दिस कंट्री। उनके पास नौकरियां नहीं हैं। आप लोग, ये आपका इलेक्शन प्लान है, आपने कब से प्रॉमिस कर रखा है कि हर किसी को नौकरी मिलेगी, लेकिन आज भी ये हाल है। क्या जवाब है सर आपका? ये तो हमारा पार्टी का या हमारा सरकार का बहुत बड़ा हमारा विजन है कि युवाओं को कैसे एंगेज करना। जितना जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं उससे ज़्यादा एस्पिरेशन, जिसका एक्सपेक्टेशन है कि अपना चॉइस के हिसाब कुछ ना कुछ जॉब मिलना चाहिए, ये तो समाज में रहता है और इसको पूरा करना सरकार का जिम्मेदारी है और समाज का पूरा जिम्मेदारी है। सरकार अपॉर्चुनिटीज़ माहौल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट तो सरकारी जॉब बोल के तो कोई टेक्निकली तो होता नहीं है सब कुछ, क्योंकि जॉब प्राइवेट सेक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या गवर्नमेंट क्रिएटेड जॉब्स हो, कई तरीके के ये होते हैं। उसमें जितना छोटा सा परसेंट गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करते हैं उससे कई गुना जॉब प्राइवेट सेक्टर में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे युवा सिर्फ सरकार की नौकरी ढूंढते रहे। जितना भी जो प्रोग्राम हमने स्टार्टअप स्टैंड अप प्रोग्राम चलाया है, जितना भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और गारंटीड स्कीम्स चलाया है, जितना भी हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट जो दिया है, करोड़ों लोगों का इसमें फ़ायदा हुआ है, जॉब क्रिएशन हुआ है और उसने फिर से दूसरे को भी जॉब दिया है, मौका का फ़ायदा उठाया। इसके बावजूद भी ये नंबर बहुत बड़ा है। ये तो मैं It's a कह रहा very big number. हूँ। देखिए आप एक चीज़ समझे, इसको राजनीतिक या उस दृष्टि से मत देखिए। डिबेट डिस्कशन उसका अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं, मगर 140 करोड़ से ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन है। अमेरिका में 34 करोड़ को आप किसी अमेरिकन से पूछिए, 34 करोड़ अमेरिका का पॉपुलेशन है और वो सोचते हैं कि दुनिया में तो सबसे बड़ा देश वही है। वो लोग इतना जानता भी नहीं है इंडिया चाइना उनसे कितना बड़ा है। जब पता लगता है कि हम तो उससे 5 गुना बड़ा है तो वो कहते हैं कि आप कैसे चलाते हैं इस देश को। वो 34 करोड़ में ही उनका इतना परेशानी होते हैं। तो जितना बड़ा मुल्क है उतना ज़्यादा उनका समस्याएं और एक्सपेक्टेशन भी होता है। ये प्रोपोर्शनेट चीज़ है। इसीलिए 140 करोड़ प्लस हमारा पॉपुलेशन में मेजॉरिटी यूथ है और यूथ का जो चर्निंग आउट होते हैं, जैसे उसका अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, उतने ही और बढ़ते हैं, उतने लोग आते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस डायनेमिक प्रोसेस को हम किस तरीके से युवाओं के साथ एंगेज करें। आप देखेंगे पिछले 11 सालों में प्राइम मिनिस्टर ने जितना अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, मैं मानता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द यूथ को इसका अपॉर्चुनिटी मिला है। जितना कॉलेजों में और जितना इंस्टीट्यूशन में अभी एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी मालूम है कि आगे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके रखा हुआ है। और विकसित भारत के लिए विकसित युवा, हमारा जो यूथ फोर्स को एंगेज करना, ये हमारा प्राथमिकता है और आगे अपॉर्चुनिटी और क्रिएट होते जाएंगे। ओके सर, समय का अभाव है आपके साथ, जल्दी से 2 सवाल लेकर मैं आपको जाने दूंगी। आपके पास माइनॉरिटी अफेयर्स भी है अभी और आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे। असम के आपके मुख्यमंत्री बहुत ही प्यारे हैं, आपके पार्टी के मुख्यमंत्री असम के। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी ही नहीं।
ठीक है, ये तोहमत लगती है आपकी पार्टी पर कि बीजेपी मुस्लिमों को टिकट ही नहीं देती। आप है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर सर, जरा बताइए एक्सप्लेन कैसे करते हैं आप? ये लोग भी एक पूरी कम्युनिटी को देना, टिकट ही नहीं देना, मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा रुकते भी नहीं है, बिल्कुल बेधड़क बोलते हैं, मदरसा गिराएंगे, देखिए वो टिकट नहीं देंगे। वो चुनाव की दृष्टि से जो बोल रहे हैं वो इलेक्टोरल कैलकुलेशन होता है जो आपका। तो उसे माफ कर दिया जाए, उसे इग्नोर कर दिया जाए। अरे जो आप टिकट दे के वोट ही नहीं मिलता है तो आप बताइए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप मैंने लोग? उसका रिवर्स बोलिए ना। मैंने मुसलमानों को कहा है असम में भी और हर जगह में कि आपको कांग्रेस और वामपंथियों ने गुमराह करके रखा हुआ है। तो बीजेपी को बहुत कम परसेंटेज मुस्लिम्स लोग वोट देते हैं। तो हमने यही कहा कि आप ज़्यादा वोट देने शुरू करो तो मुस्लिम्स जो रिप्रेजेंटेटिव है, मुस्लिम इलेक्टेड लीडर्स का संख्या भी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा नहीं करता है, लेकिन बहुत रेयरली हमारा कैंडिडेट मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जीत पाते हैं। क्योंकि मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों से जहर घोल दिया कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम है। तो इसको क्लियर करने का सबसे अच्छा तो ये है कि मुस्लिम ही बीजेपी को वोट अगर करें। बीजेपी एंटी मुस्लिम है तो बीजेपी को और भी मुस्लिम को अपने साथ रखना चाहिए यही तो ना, मैं इसी कह रहा चीज हूं। इसी आप इसी बताएं, बात को दूर करने के मैंने लिए। अपने लखनऊ में भी मिले हैं, मैं कहीं भी जाता हूं, अभी मैं मुंबई भी जा रहा हूं परसों। मुस्लिम कम्युनिटी में अगर ये साबित कर दे कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार ने किसी एक स्कीम में कोई भी एक कार्यक्रम बताते जो एंटी मुस्लिम है तो फिर वोट क्यों नहीं देते हैं? हर प्रोग्राम का फायदा सबको मिलता है, घर बनाता है सबको मिलता है, खाना पहुंचाता है क्या सबको कहना मिलता है। चाहते हैं आप? हम कि मुस्लिम कम्युनिटी सारा फायदा लेकर वोट कांग्रेस को दे देते हम हैं? सब चीज करते हैं, उसका फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को मिलता है। अभी देखिए हज के लिए मैं जो काम हज यात्रियों के लिए काम किया है, मुझसे पहले कोई माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने उतना काम किया है, आप बताइए। मैं मानती हूँ। मेरा एक एक गरीब मुसलमान जब हज में जाते हैं मेरे लिए प्रेयर करते हैं, तो वो तो ठीक है, वो कोई इलेक्शन दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने कई मुसलमानों को देखा है, मेरे लिए दुआ मांगा है कि ये एक ऐसा मिनिस्टर है जो हमारा हज यात्रा को बहुत आसान कर दिया है। तो हम करते हैं ना काम। मैंने अभी जो सऊदी अरब जा करके जस्ट अभी रिसेंटली जा करके सारा अरेंजमेंट करके आया। कोई भी मुसलमान, गरीब मुसलमान हज के लिए आते हैं, तकलीफ नहीं होना चाहिए। सिर्फ हज ही नहीं, हम साल भर का उम्रा के लिए हमने जो तैयारी किया है, तैफ तक जा करके उम्रा का जो प्रोसेस है, कहाँ कहाँ हमारा इंडियन मुस्लिम्स जब जाते हैं तो उसका उम्रा का क्या क्या करना पड़ता है, उसका भी सुविधा वहाँ का मेयर से बात पर किया, आप वहाँ का सरकार मिनिस्टर में से। आपका काम है ये करना है, इससे तो राजनीतिक फिर- फायदा थोड़ी आपको देखना तो है। फिर क्यों कहते हैं कि हम मुस्लिम विरोधी क्यों कहते हैं? किसने कहा? ये देखिए, मैं देखिए अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ। जी। पहले तो हमारा वहाँ तो एमएलए भी नहीं चुनते थे, मैं तो इलेक्टेड एमपी बन जाते हैं, लेकिन हमारा सारा एमएलए हार जाते थे। अभी तो सब बीजेपी ही जीतते हैं। वहाँ भी हम जब कॉलेज में थे तो कांग्रेस लोगों ने ऐसा फैलाया कि बीजेपी एंटी ट्राइबल है, एंटी मुस्लिम है, और ये नॉर्थ इंडियन हिंदू पार्टी है, काउ बेल्ट, ये हिंदी स्पीकिंग पार्टी, ऐसा करके फैलाया। लेकिन बाद में देखा तो बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो पहाड़ों में, गरीबों के बीच में, ट्राइबल्स के एरिया में और बॉर्डर एरिया में जा करके सबसे ज़्यादा काम तो बीजेपी ही करता है। तो अब तो मालूम हो गया ना, तो झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन समय आएगा, सारा मुसलमान खुद बोलेंगे कि कांग्रेस ने हमको 70 इयर्स गुमराह किया है, अब समय आ गया हम लोग भी बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए। ओके, अब फाइनली आपको जाने दे रही हूँ। आप बार बार कह रहे हैं आप युवा नहीं हैं, पर इतनी एक्टिव लाइफस्टाइल है आपकी, जरा बता दे राज लोगों को, क्या फॉलो करते हैं, क्या स्केड्यूल है किरण रिजिजू जी का रोज? नहीं, युवा मैंने उम्र को शारीरिक दृष्टि से नहीं बोला, मैंने उम्र को दिल से युवा है कि नहीं आप? नहीं, मैं अपने आप को युवा ही मानता हूँ, क्योंकि मैं जब तक जीऊंगा युवा होके ही जीऊंगा। पर लोगों को बता दीजिए कि क्या स्केड्यूल फॉलो करते हैं। नहीं, मैंने पहले शुरू में कहा दवाई कुछ नहीं है, ये मेडिकल का दवाई को इतना ध्यान मत दीजिए, अपना जीवन को डिसिप्लिन बनाइए और आप खुश रहिए, लोगों को भी खुश रहिए, रहने दीजिए। जिंदगी अपना मस्ती में अच्छा जिएगा और हमेशा आप ऊर्जावान रहेगा।